हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद कृष्णा चैनल में एक बार आपका फिर स्वागत है। हम बात कर रहे हैं भारत में क्रांतिकारी आंदोलन। भारत के क्रांतिकारी आंदोलन के प्रथम चरण पे हम बात कर रहे हैं जो 1905 से 1915 तक का माना जाता है। पिछली क्लास में हमने आपको बताया कि महाराष्ट्र के जो पूना क्षेत्र है, यहाँ पर आप देखते हैं महाराष्ट्र स्टेट में आप यहाँ पर देखते हैं पूना में एक संस्था की स्थापना हुई, व्यायाम मंडल। अभी हम महाराष्ट्र पे ही बात करेंगे, ये महाराष्ट्र की बात करेंगे हम, और उसके बाद हम देखेंगे किस प्रकार से बंगाल के क्षेत्र में क्रांति फैल जाएगी। अभी क्रांति की जो शुरुआत हुई, क्रांतिकारी आंदोलनों का प्रारंभ जो है वो महाराष्ट्र से माना जाता है, क्योंकि जो पहली राजनीतिक हत्या दर्ज की गई वो व्यायाम मंडल के सदस्य थे चापेकर बंधु। हमने चापेकर बंधु आपसे बात की थी, चापेकर बंधु, इन्होंने ही व्यायाम मंडल की स्थापना की थी 1896-97 में, और ये बहुत ज़्यादा प्रभावित थे बाल गंगाधर तिलक से। आप हमें कमेंट करके बताएं कि चापेकर बंधु कौन लोग थे, यानी उनके नाम क्या थे रियल, जिनको चापेकर बंधु कहा जाता था। 1896-97 में व्यायाम मंडल अस्तित्व में आया। महाराष्ट्र का प्रथम एक क्रांतिकारी संगठन था जिसने एक नियोजित रणनीति के तहत जो प्लेग कमेटी के अध्यक्ष थे रैंड और लेफ्टिनेंट आयर्स्ट, उनकी हत्या कर दी थी। इस हत्या को महाराष्ट्र से एक पत्रिका निकलती थी जो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा संचालित की जाती थी, केसरी। बाल गंगाधर तिलक ने केसरी के माध्यम से इनके कार्य को उचित ठहराया और अपने भाषणों में भी वो क्रांतिकारी बातें किया करते थे। इसलिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बाल गंगाधर तिलक को भी इस जो कांड हुआ ये चापेकर बंधुओं के द्वारा, इसके लिए दोषी ठहराया और 18 महीने के लिए जेल भेज दिया। इस वजह से बाल गंगाधर तिलक वो एक राष्ट्रीय नेता के रूप में उभर करके आए और लोगों ने इनको लोकमान्य की उपाधि दी, और तभी से बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक कहा जाने लगा। बाल गंगाधर तिलक महाराष्ट्र के क्षेत्र में क्रांतिकारियों के लिए पूजनीय थे। यानी एक प्रकार से ये क्रांतिकारी तो नहीं थे, ये उस प्रकार के क्रांतिकारी नहीं थे जिस प्रकार के क्रांतिकारियों का आंदोलन हम पढ़ने जा रहे हैं, लेकिन बाल गंगाधर तिलक एक उग्रपंथी नेता थे और इन्होंने जिस प्रकार का माहौल या जिस प्रकार की देशभक्ति को इन्होंने आगे बढ़ाया, उससे बहुत से नए युवा प्रेरित हुए और वो हिंसक मार्गों की तरफ गए, यानी वो बहुत ज़्यादा उग्र राष्ट्रवाद की तरफ बढ़ गए, जिनको हम आज क्रांतिकारी कहते हैं। तो अभी हम महाराष्ट्र पे ही बात करेंगे। प्रथम चरण में महाराष्ट्र और बंगाल दोनों जगह की हम चर्चा करेंगे। आज की इस क्लास में हम आगे की कहानी देखते हैं फिर क्या हुआ। यहाँ पे पूना की हमने बात कर ली थी, पूना से ये प्रारंभ हो गया। पूना से थोड़ा सा और ऊपर आप देखेंगे नासिक है। नासिक के क्षेत्र में एक और संस्था ने जन्म लिया इसके बाद, और वो संस्था थी अभिनव भारत। तो आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे अभिनव भारत के विषय में, और अभिनव भारत को पढ़ने से पहले हम मित्र मेला पे बात करेंगे, क्योंकि ये उसकी पूर्ववर्ती संस्था है। तो सबसे पहले हम बात करें मित्र मेला क्या था। ये मित्र मेला एक लोगों का समूह था, एक मेला टाइप का, यानी एक छोटा सा समूह था जिसको एक बहुत युवा व्यक्ति ने गठित किया था, और उस युवा व्यक्ति का नाम था विनायक दामोदर सावरकर। विनायक दामोदर सावरकर, जिनको हम वीडी सावरकर नाम से आप परिचित होंगे। पूरा नाम है विनायक दामोदर सावरकर, और इन्हीं को आगे वीर सावरकर कह करके सम्मानित किया जाता है, वीर सावरकर। वीडी सावरकर के विषय में थोड़ा सा हम जानेंगे। वीडी सावरकर नासिक क्षेत्र से थे, नासिक में इनका जन्म हुआ, और ये फर्ग्यूसन कॉलेज फर्ग्यूसन कॉलेज के विषय में हमने आपको बताया था। बाल गंगाधर तिलक के ये प्रयासों से शुरू हुए थे कई कॉलेज महाराष्ट्र के क्षेत्र में, और उन्हीं में एक फर्ग्यूसन कॉलेज भी था। फर्ग्यूसन कॉलेज में ये पढ़ते थे, और अपनी पढ़ाई के दौरान, यानी जब ये फर्ग्यूसन कॉलेज में नहीं थे, इससे पहले ही जब ये छोटी कक्षाओं में रहे थे, उसी समय इन्होंने एक देशभक्त युवकों का एक समूह बनाया था, मित्र मेला।
और मित्र मेला का गठन इन्होंने 1899 में किया था और इसको फिर 1900 में और ज़्यादा एडवांस बनाया इन्होंने। मुख्य स्थापना मूल रूप से 1899 में की और फिर 1900 में इसको थोड़ा और नियोजित इन्होंने किया था मित्र मेला। आपसे क्वेश्चन सीधे से कई प्रकार से पूछा जाता है, मित्र मेला की स्थापना किसने की थी? तो सावरकर बंधुओं ने की थी। अगर सिर्फ विनायक दामोदर सावरकर भी आप आंसर देंगे तो भी सही है, या फिर इसकी जगह सावरकर बंधु भी कह सकते हैं। जिस प्रकार से चापेकर बंधु थे उसी प्रकार से सावरकर बंधु भी थे। तो सावरकर बंधु में कौन कौन लोग हैं वो आप देख लें, क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है। सावरकर बंधु तो इसमें गणेश सावरकर, गणेश ये सभी लोग भाई हैं, सावरकर, और सभी लोग जो है वो देश सेवा में जीवन इन्होंने बिताया और काफ़ी काम किया। और दूसरा जो है नाम हम ऊपर लिख चुके हैं, विनायक दामोदर सावरकर। और तीसरे एक और लोग थे, नारायण दामोदर सावरकर, नारायण दामोदर सावरकर। तो मित्र मेला की स्थापना जो है वो सावरकर बंधुओं के द्वारा की गई थी। इसकी स्थापना कहाँ की गई? नासिक में। कब की गई? 1899 में। इसके विषय में और ज़्यादा आपको बहुत कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप इतना याद रखें, मित्र मेला एक क्रांतिकारी युवाओं का संगठन था जिसको गठित किया था विनायक दामोदर सावरकर ने। और ये लोग क्या करते थे? ये लोग जो है राष्ट्रवाद को फैलाते थे, उग्र राष्ट्रवाद, यानी लोगों को जागरूक करते थे और उन युवाओं को अपने दल में शामिल करते थे जो राष्ट्र के लिए अपने आप को न्यौछावर करने के लिए तैयार हों। ऐसे लोगों का एक समूह था मित्र मेला। उसके बाद जो है बीडी सावरकर फर्ग्यूसन कॉलेज में आए और फर्ग्यूसन कॉलेज में इन्होंने अपनी पढ़ाई शुरू की। फर्ग्यूसन कॉलेज कहाँ था ये आप हमें कमेंट करके बताएं, क्योंकि पीछे क्लास में हम आपको इस कॉलेज के विषय में बता चुके हैं। फर्ग्यूसन कॉलेज पुणे में है या नासिक में है या फिर किसी और स्थान पर है, ये आप कमेंट करके हमें बताएं। तो मित्र मेला एक संगठन था शुरुआती, और इसी को 1904 में बीडी सावरकर ने परिमार्जित कर दिया और एक नई संस्था को जन्म दिया जिसको कहा जाता है अभिनव भारत समिति, यानी यंग इंडिया सोसाइटी। तो अगला जो संगठन आया वो था अभिनव भारत समिति, यंग इंडिया सोसाइटी। अभिनव भारत, अभिनव का मतलब होता है युवा, अभिनव भारत समिति। यंग इंडिया सोसाइटी, इसकी स्थापना कब हुई? 1904 में। और किसने किया? सावरकर बंधु, सावरकर बंधु, या फिर आप लिख सकते हैं वीडी सावरकर। प्रमुख यही थे सबसे, तो आप इनका एक ही लोग का नाम भी अगर देते हैं तो भी सही है, वीडी सावरकर। तो अभिनव भारत क्या था? अभिनव भारत एक गुप्त संस्था थी, गुप्त संस्था, यानी इसका कोई रिकॉर्ड नहीं था कि इस प्रकार की कोई संस्था थी। ये गुप्त रूप से काम करने वाली संस्था थी और ये युवाओं को क्रांतिकारी प्रशिक्षण देना, उनको अस्त्र शस्त्र का प्रशिक्षण देना या फिर क्रांतिकारी आंदोलन के लिए तैयार करना, इस प्रकार का कार्य जो है वो अभिनव भारत सोसाइटी करती थी। गुप्त संस्था थी और इसको बनाया गया था, इटली के एक क्रांतिकारी थे मैजनी, उन्होंने तरुण इटली यानी यंग इटली नाम से एक संस्था बनाई थी, उसी के आधार पर इसको बनाया गया था। तो कभी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि अभिनव भारत किस संस्था से प्रेरित था या किससे प्रेरित था, तो ये किससे प्रेरित था इसको आप नोट कर लें कि अभिनव भारत मैजनी की संस्था तरुण इटली से प्रेरित थी। अभिनव भारत तरुण इटली, ये भी एक संस्था थी इसी प्रकार की क्रांतिकारी। तरुण इटली मैजनी की संस्था थी, ये मैजनी से प्रेरित थी।
मैज़नी एक क्रांतिकारी हैं, इटली में आप विश्व इतिहास में इनके विषय में पढ़ेंगे। तो उन्होंने एक संस्था बनाई थी तरुण इटली। उसी प्रकार से वी डी सावरकर ने जो है भारत में अभिनव भारत की रचना की और इनका मानना था कि हम क्रांतिकारी मार्ग पे चल करके जो है देश को आज़ाद करा सकते हैं। क्या करते थे ये लोग? ये जो गुप्त संस्थाएं हुआ करती थी, ये क्या करती थी? ये उन नवयुवकों को पकड़ती थी, ये उन नवयुवकों को अपनी संस्था का सदस्य बनाती थी जो निडर हों, साहसी हों, अंग्रेजी सत्ता के खिलाफ अपने आप को समर्पित करने के लिए तैयार हों कि उसके खिलाफ लड़ते हुए अगर हमारी जान भी चली जाती है तो हम इसके लिए तैयार हैं। उनको प्रशिक्षण देना, उनको शारीरिक प्रशिक्षण देना, यानी कुश्ती दंगल करके उनका पौरुष बल जागृत करना, उनको अस्त्र शस्त्र चलाना, गुप्त तरीके से काम करना, ये सारी चीज़ों की व्यवस्था करना, मैगजीन, पत्र इत्यादि के माध्यम से लोगों के अंदर जो है देशभक्ति की भावना को बढ़ाना, ये सभी चीज़ करके जो है ये संस्थाएं काम करती थी। और ये व्यवस्था करते थे कि कहीं से अगर विदेश से भी हमको प्रशिक्षण मिले या हमको अस्त्र शस्त्र मंगाने का अवसर मिले तो उसके लिए भी ये व्यवस्था किया करते थे। तो ये वी डी सावरकर की एक संस्था थी। वी डी सावरकर ने जो है मैज़नी की जीवनी भी लिखी है, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, तो आप ये भी पॉइंट नोट कर लें। वी डी सावरकर ने मैज़नी की जीवनी भी लिखी है। क्योंकि मैज़नी से बहुत प्रभावित थे तो ये जीवनी जो थी वो क्रांतिकारियों के लिए प्रेरणा का मार्ग बनती रही। बहुत दिनों तक लोग इसको पढ़ते थे, प्रेरित होते थे इस तरह का काम करने के लिए। तो ये संस्था काम करने लगी। इसमें गणेश वासुदेव सावरकर भी थे, वी डी सावरकर भी थे, ये सभी सावरकर बंधु इसमें काम कर रहे थे। जब फर्ग्यूसन कॉलेज से इनका जो है पढ़ाई पूरी हुई तो बाल गंगाधर तिलक के प्रयासों से इनको स्कॉलरशिप मिल गई लंदन जाकर के पढ़ने की। बाल गंगाधर तिलक ने कहा कि आप लंदन जाइए, वहाँ से कुछ और ज़्यादा जानकारियाँ आप हासिल करेंगे और ज्ञान को बढ़ाएंगे। लंदन में उस समय जो है 1905 में श्याम जी कृष्ण वर्मा ने एक वहाँ पर इंडियन होम रूल लीग की स्थापना की थी लंदन में। जब हम फॉरेन में जो संस्थाएं काम कर रही थी, क्रांतिकारी संस्थाएं, उन पे बात करेंगे तो उसको हम अलग से डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पर चर्चा जरूरी है। तो यहाँ तक आपने समझ लिया कि नासिक में अभिनव भारत की स्थापना हुई। यहाँ पर क्या आया? अभिनव भारत। ये कब आया? 1904 में। किसके द्वारा? वी डी सावरकर। ये संस्था आ गई। अब ये जो है यहाँ से लंदन चले गए कानून की पढ़ाई करने के लिए, वी डी सावरकर 1906 में, और इनको स्कॉलरशिप दिलवाने में जो है प्रयास किया बाल गंगाधर तिलक आदि नेताओं ने, और इनको स्कॉलरशिप मिली। स्कॉलरशिप कहाँ से मिली? देखिए 1905 में लंदन में एक संस्था की स्थापना की गई थी, इंडियन होम रूल लीग। आपसे क्वेश्चन किया जाता है कि होम रूल लीग की स्थापना भारत में किसने की थी? भारत में बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने की थी, और इंडियन होम रूल लीग की स्थापना लंदन में इनसे पहले 1905 में जो है वो की गई थी श्याम जी कृष्ण वर्मा के द्वारा। श्याम जी कृष्ण वर्मा, इनके द्वारा जो है लंदन में की गई थी। और यहाँ पर इन्होंने भारतीय लोगों के लिए एक हॉस्टल बनाया था कि अगर भारत से कोई आता है और लंदन में वो अस्थायी रूप से आता है, कुछ दिन रहना चाहता है या पढ़ाई लिखाई के सिलसिले में, तो उनकी सहायता के लिए इन्होंने एक हॉस्टल टाइप का एक बनाया था आवास, उसको कहा जाता था इंडिया हाउस। इन्होंने और क्या बनाया था? लंदन में इन्होंने बनाया था इंडिया हाउस। ये एक प्रकार से क्या था? ये एक प्रकार से अतिथियों के लिए था। अतिथियों के लिए अगर कोई भारत से जाता था तो वो उसको वहाँ पर रुकने का, खाने पीने का पूरा प्रबंध होता था। एक पढ़ने के लिए हॉस्टल टाइप का था ये। तो इंडिया हाउस श्याम जी कृष्ण वर्मा ने स्थापित किया था लंदन में।
तो यहीं पर पहुंचते हैं। और ये स्कॉलरशिप संस्था दिया करती थी, जो लोग भारत से पढ़ने के लिए जाना चाहते थे तो स्कॉलरशिप भी देते थे। तो इनको जो है स्कॉलरशिप प्राप्त हुई, किसको? बी.डी. सावरकर जी को। और ये पहुंच गए इंडिया हाउस, वहां पर रहने लगे और पढ़ने लगे। यहां पर इन्होंने क्या किया, 1906 में बी.डी. सावरकर लंदन आ गए, लंदन कानून की पढ़ाई करने के लिए। कानून की पढ़ाई करने के लिए 1906 में बी.डी. सावरकर लंदन पहुंच गए। तो फिर अभिनव भारत का क्या हुआ? क्या अभिनव भारत बंद हो गया? नहीं, अभिनव भारत जो है, गणेश सावरकर तो वहां पर हैं, उनके संचालन में ये अभिनव भारत वहां काम करता रहा। और बी.डी. सावरकर पहुंच गए लंदन। और जिनका लंदन आने के दो उद्देश्य थे, एक तो पढ़ाई तो करना ही था, दूसरी चीज थी कि विदेश से हम कुछ और बेहतर अपने इस क्रांतिकारी आंदोलन के लिए कुछ और बेहतर चीजें लेकर के आएंगे, वहां से अच्छे अस्त्र शस्त्र, अच्छा प्रशिक्षण लेकर के आएंगे। तो यहां पर बी.डी. सावरकर आ गए 1906 में। और इंडिया हाउस में रहते हुए इन्होंने जो है भारत में जो 1857 में क्रांति हुई थी, उस क्रांति पर एक बहुत शोधपूर्ण पुस्तक लिखी, जो बहुत ज़्यादा क्रांतिकारियों के लिए एक बहुत ही प्रेरित करने वाली पुस्तक बनके आई सामने। और पहली बार उस पुस्तक में जो 1857 का अभी तक जिसको विद्रोह कहा जाता था, बी.डी. सावरकर के प्रयास से उस पुस्तक में कुछ इस प्रकार के तथ्य सामने लाए गए, जिससे 1857 जिसे विद्रोह कहा जाता था, उसको भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की जो है दर्जा दिलाने में बी.डी. सावरकर का पूरा योगदान है। तो यहाँ पर बी.डी. सावरकर ने लंदन में इंडिया हाउस में, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि बी.डी. सावरकर की पुस्तक भारत का स्वतंत्रता समर 1857, द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1957, उसकी रचना बी.डी. सावरकर ने कहाँ की थी? तो वो की थी इंडिया हाउस में ही। तो यहाँ पर इन्होंने इंडिया हाउस में ही इंडिया हाउस में किस चीज़ की रचना की? भारत का स्वतंत्रता समर, स्वतंत्रता समर यानी युद्ध 1857, इस पुस्तक की रचना की। पुस्तक मूल रूप से मराठी में थी, मराठी में इसको इन्होंने लिखा। अब चूंकि लंदन में थे तो इसको छपवाने के लिए लंदन में इन्होंने प्रयास किया, और ये ऐसी पुस्तक थी कि छपने से पूर्व ही प्रतिबंधित कर दी गई, छपने से पूर्व प्रतिबंधित। इसके विषय में हम पीछे आपको एक क्लास में पूरा डिस्कस कर चुके हैं, तो आप इसे पीछे एक क्लास में देख लीजिएगा। क्लास है वो 1857 की क्रांति का स्वरूप, पहली क्लास जो 1857 की है, उसमें इस पुस्तक के विषय में पूरा डिटेल से मैंने बताया, उसको आप आज फिर से एक बार देख लीजिएगा। तो ये मराठी में मूल रूप से लिखी गई थी, और इसके बाद में इसके अंग्रेजी और हिंदी अन्य भाषाओं में संस्करण प्रकाशित हुए, और कई बड़े बड़े नेताओं ने, बड़े बड़े क्रांतिकारी नेताओं ने इसके प्रकाशन में सहयोग दिया है। और ये लंदन में नहीं छप पाई, जर्मनी में नहीं छप पाई, कहीं भी नहीं छप पाई, फिर जाकर ये हॉलैंड से पुस्तक प्रकाशित हो पाई। फिर भी भारत में ये बहुत दिनों तक प्रतिबंधित रही, इसका अंग्रेजी संस्करण छपा। तो ये पुस्तक इन्होंने लिखी, और इस पुस्तक की विशेषता क्या है? इसमें 1857 की क्रांति को स्वतंत्रता संग्राम कहा गया है, स्वतंत्रता संग्राम। ये पहली पुस्तक थी जिसने 1857 की क्रांति को स्वतंत्रता संग्राम कहा। जब बी.डी. सावरकर इंडिया हाउस में रह रहे थे, उस समय इनकी मुलाकात और बहुत ज़्यादा जो है क्रांतिकारी लोगों से हुई, और इनकी मुलाकात कुछ प्रमुख क्रांतिकारी व्यक्तियों से हुई। उसमें लाला हरदयाल, आप ये सब नाम याद रखेंगे क्योंकि ये सब बहुत इंपॉर्टेंट लोग हैं। लाला हरदयाल, श्याम जी कृष्ण वर्मा तो है ही, ये सब पूरा एक ग्रुप बन गया है। श्याम जी कृष्ण वर्मा,
अजीत सिंह भगत सिंह के अंकल हैं। अजीत सिंह, मदन लाल ढींगरा, इन सब क्रांतिकारी विचारधारा के लोगों का समूह था वहां पर। लाला हरदयाल, श्यामजी कृष्ण वर्मा, अजीत सिंह, मदन लाल ढींगरा और पहुंच गए वहां पे बीडी सावरकर, और इन सब लोगों ने एक क्रांतिकारी ग्रुप बना लिया। क्रांतिकारी संगठन तो पहले से इंडियन होम रूल लीग है, उसमें ये सब लोग मिल गए, और जब एक ही विचारधारा के कई लोग आपस में मिल जाते हैं तो बात और अच्छी बन जाती है। तो यहाँ पर ये अपना सुगबुगाहट करने लगे कि कैसे कहाँ से कौन से हथियार प्राप्त किए जा सकते हैं, तमंचा कहाँ मिल सकता है, ये वो। और वीडी सावरकर क्या करते थे, यहाँ से लंदन से अच्छे अच्छे अगर कोई हथियार इनको प्राप्त हो जाते थे तो पुस्तकों में रख करके किसी भी प्रकार से वो इंडिया अपनी इस संस्था को, अभिनव भारत को भिजवा देते थे वहां पर क्रांतिकारी आंदोलन करने के लिए। तो ये सब कुछ चल रहा था इंडिया हाउस में, इस तरह का काम। और अंग्रेजों को ये चीज पता चल गई कि इंडिया हाउस में इस प्रकार की क्रांतिकारी बातें होती हैं। कैसे पता चल गया? भारत सचिव के टीम में एक व्यक्ति था वाइली। तो ये जो इंडिया हाउस में जो लोग इकट्ठा हुए, बीडी सावरकर, लाला हरदयाल, श्यामजी कृष्ण वर्मा, बीडी सावरकर, मदन लाल ढींगरा, ये सब लोग जो भी कार्य करते थे उसकी बातें अंग्रेजों तक कैसे पहुंच गई? अंग्रेजों तक इसलिए पहुंच गई क्योंकि एक व्यक्ति था कर्जन वाइली। कर्जन वाइली जो था वो भारत सचिव के बॉडीगार्ड में टीम में था, और वो इन इंडिया हाउस के लोगों की जासूसी कराया करता था। तो उसकी हत्या जो है वो मदन लाल ढींगरा ने कर दी। ये लंदन में की गई एक हत्या थी, लंदन में ही। क्या नाम था उसका? कर्जन वाइली। कर्जन वाइली की हत्या बीडी सावरकर के पहुंचने के बाद में ब्रिटेन में ये पहली की गई एक हत्या थी। कर्जन वाइली की हत्या 1909 में की गई। कर्जन वाइली कौन था? ये जो है भारत सचिव, जो भारत सचिव हुआ करते थे, भारत सचिव का बॉडीगार्ड था। बॉडीगार्ड काम ये क्या करता था? लुके छुपे। इसने भी एक छात्रों की सभा बनाई थी। जैसे इंडिया हाउस थी वैसे एक छात्रों की सभा इसने बनाई थी, और उसके माध्यम से ये क्या करता था? ये इंडिया हाउस की जासूसी करता था। इंडिया हाउस की जासूसी। 1909 में बीडी सावरकर के नेतृत्व में मदन लाल ढींगरा ने इसकी जो है हत्या का प्लान बनाया, और मौका पाकर के कर्जन वाइली को मार दिया। किसने मार दिया? मदन लाल ढींगरा ने। मदन लाल ढींगरा, मदन लाल ढींगरा ने कर्जन वाइली की हत्या कर दी। कर्जन वाइली की हत्या कब कर दी? कहाँ कर दी? लंदन में 1909। 1 जुलाई, ये जुलाई की घटना है, 1 जुलाई 1909। और इनको जो है 16 अगस्त 1909 को ही वहाँ पर गिरफ्तार करके फांसी की सजा दे दी गई। देखिए कहानी कहाँ से कहाँ पहुँच चुकी है। अभिनव भारत की स्थापना नासिक में हुई बीडी सावरकर के द्वारा 1904 में। बीडी सावरकर 1906 में पहुँच गए लंदन। वहाँ पर भी अपनी गतिविधियों को आगे बढ़ाते हुए 1909 में पहली घटना को अंजाम दिया गया मदन लाल ढींगरा के द्वारा, और कर्जन वाइली की हत्या कर दी गई एक अंग्रेज कर्मचारी की। और इसमें पूरा सहयोग जो है बीडी सावरकर का था। बीडी सावरकर के नेतृत्व में ही ये कार्य किया गया, क्योंकि ये सब लोग वहाँ पर सहयोगी थे। और इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद एक बड़ा कांड हो गया भारत में, जिसको नासिक षड्यंत्र के नाम से जाना जाता है। वो भारत में हुआ। अभी बीडी सावरकर लंदन में ही हैं, लेकिन घटना जो हो गई वो नासिक में हुई, और उसमें भी बीडी सावरकर का पूरा हाथ है। तो वो घटना है नासिक षड्यंत्र। अगला जो हम टॉपिक पढ़ेंगे नासिक षड्यंत्र के विषय में, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से, क्वेश्चन वहाँ से कई बन सकते हैं। तो नासिक षड्यंत्र कहाँ हुआ? नासिक में।
नासिक षड्यंत्र। और नासिक षड्यंत्र कब हुआ? 1909 में ये भी हुआ। तो हेडिंग अगली क्या हो गई? नासिक षड्यंत्र। नासिक षड्यंत्र के समय वीडी सावरकर कहाँ थे? नासिक षड्यंत्र के समय वीडी सावरकर ब्रिटेन में थे, यानी लंदन में थे। क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, क्योंकि इस नासिक षड्यंत्र के अभियुक्त में वीडी सावरकर भी हैं। तो ये कन्फ्यूजन आपको हो जाएगा कि घटना नासिक में हो रही है तो वीडी सावरकर नासिक में ही रहे होंगे, लेकिन नहीं, वो उस समय लंदन में हैं। और उनके ऊपर एक आरोप तो आ ही गया है, करजन वायली की हत्या में शामिल होने का। नासिक षड्यंत्र का आरोप उनके ऊपर कैसे आ गया, ये देखिए। हमने आपसे बताया कि वीडी सावरकर वहाँ से हथियार भारत भेजा करते थे, तो इन्होंने कुछ 20 ब्राउन पिस्तौल जो है भेजी भारत। 20 ब्राउन पिस्तौल, 20 ब्राउन पिस्तौल प्लस कारतूस, ये जो है बीडी सावरकर के हाथ लग गए। किसके पास आ गए? ये आ गए बीडी सावरकर। ये लंदन की बात हो रही है अभी, ये लंदन में हो रहा घटना। इन्होंने किसको दिया? इन्होंने जो है इंडिया हाउस का एक रसोइया था, इंडिया हाउस का रसोइया, इंडिया हाउस में खाना बनाता था, इंडिया हाउस का रसोइया, नाम था चतुर्भुज अमीन। क्या नाम था? चतुर्भुज अमीन। और वो जो है चतुर्भुज अमीन जो है इस चीज़ को लेकर के कहाँ आ गए? इसको भारत लेकर के आ गए। और किसके पास? अभिनव भारत, यानी अभिनव भारत संस्था के पास आ गई ये अभिनव भारत समिति। अब इसी समय भारत में क्या चल रहा है? भारत में जैसा हमने बताया कि अभिनव भारत का संचालन जो है बीडी सावरकर के भाई गणेश सावरकर चला रहे थे। तो यहाँ पर सावरकर जो है मैगजीनों में बहुत क्रांतिकारी लेख और कविताएं प्रकाशित करते थे, और उसी के संबंध में उनके ऊपर एक केस चल रहा था कि आप जनता को भड़का रहे हैं। तो वो जो केस चल रहा था वो एक मिस्टर जैक्सन थे, जज थे, उनकी अदालत में चल रहा था। तो अभिनव भारत तक ये हथियार पहुंच गए थे। और यहाँ पर भारत में क्या चल रहा है? गणेश सावरकर पर क्या चल रहा है? एक केस चल रहा है। और वो केस किस चीज़ का है? वो है क्रांतिकारी लेख एवं कविताओं के लिए, लेख एवं कविताओं के लिए, कविताओं के लिए। इस कारण से चल रहा था केस। और इसमें जज कौन है, यानी किसके न्यायालय में चल रहा है? वो है मिस्टर जैक्सन, ये जज हैं। मिस्टर जैक्सन जो है वो गणेश सावरकर को सजा देने के लिए इन पे केस चला रहे हैं। अब यहाँ पर अभिनव भारत की समिति ने मिस्टर जैक्सन की हत्या का प्लान बना लिया। हथियार तो इनके पास आ ही गए हैं और मिस्टर जैक्सन की हत्या कर दी गई। और इसमें कई लोग शामिल थे, कई लोग इसमें शामिल थे। मुख्य रूप से जो है आप नोट करें, मिस्टर जैक्सन की हत्या कर दी गई 1909 में ही। लक्ष्मी अनंत कन्हेरे, अनंत कन्हेरे ये अभिनव भारत के सदस्य हैं। लक्ष्मी अनंत कन्हेरे, कहीं कहीं पे आपको अनंत लक्ष्मण कन्हेरे नाम मिलेगा, दोनों सही हैं, लक्ष्मण या लक्ष्मी कन्हेरे। ये सदस्य हैं अभिनव भारत के। मिस्टर जैक्सन की हत्या कर दी गई और इसी कांड को, ये जो कांड है इसी को जो है नासिक षड्यंत्र कहा जाता है, क्योंकि ये नासिक में किया गया ना, तो इसको नासिक षड्यंत्र इसी को कहा जाता है, नासिक षड्यंत्र। अब नासिक षड्यंत्र में 37 लोगों के ऊपर केस चलाया गया इस हत्या के लिए। ये जो जज की हत्या कर दी गई मिस्टर जैक्सन, इसी हत्या को जो है नासिक षड्यंत्र कहा जाता है। और नासिक षड्यंत्र के लिए 37 लोगों पर मुकदमा किया गया, 37 लोगों पर केस चलाया गया। और उन 37 लोगों में
एक बीडी सावरकर को भी लंदन से गिरफ्तार कर लिया गया। तो क्या घटना निकल के आई? नासिक षड्यंत्र क्या है? नासिक षड्यंत्र है मिस्टर जैक्सन की हत्या। मिस्टर जैक्सन की जो हत्या है उसी को नासिक षड्यंत्र कहा जाता है। नासिक में अभिनव भारत के द्वारा ये हत्या की गई। तो नासिक षड्यंत्र में क्या हुआ? इसमें जो है मिस्टर जैक्सन की हत्या हो गई। सैंतीस लोगों पर केस चलाया गया। 37 लोगों पर केस किया गया। 3 लोगों को फांसी हुई। 3 लोगों को फांसी हुई। कई लोगों को आजीवन कारावास हुआ। अलग अलग प्रकार की सजाएं दी गई। जो 3 लोगों को फांसी हुई वो कौन से थे? 3 फांसी हुई इसमें। तो एक तो जिन्होंने मारा था मुख्य रूप से, यानी लक्ष्मी अनंत कन्हेरे, लक्ष्मी अनंत कन्हेरे को फांसी हुई। और गोपाल जी कृष्ण कर्वे, गोपाल जी कृष्ण कर्वे और विनायक नारायण देश पांडे, इन 3 लोगों को फांसी की सजा हुई। कई लोगों को और सजाएं दी गई और बीडी सावरकर को लंदन में गिरफ्तार किया गया, क्योंकि पिस्तौल भेजने का काम उन्होंने किया था और वो उसी पिस्तौल से जो है मिस्टर जैक्सन की हत्या की गई। सूत्र धीरे धीरे खुलते गए और ये पता चल गया कि ये पिस्तौल लंदन से आई है। लंदन से कहाँ से आई है? ये इंडिया हाउस से भेजी गई बीडी सावरकर के द्वारा। यानी रिसर्च में ये सारी चीज़ें निकल के आ गई। तो बीडी सावरकर को गिरफ्तार कर लिया गया। बीडी सावरकर, बीडी सावरकर लंदन गिरफ्तार। बीडी सावरकर को लंदन से गिरफ्तार कर लिया गया। भारत इनको लाया गया और भारत में इनके ऊपर केस चला करके सावरकर बंधुओं को जो है आजीवन कारावास की सजा दी गई। तो इन पे जो है भारत में केस चलाया गया। भारत में आजीवन कारावास, आजीवन कारावास दिया गया। और आजीवन कारावास दे करके इनको कहाँ भेजा गया? इनको सेलुलर जेल में भेजा गया। सेलुलर जेल ये कहाँ है? अंडमान में है, अंडमान निकोबार। सेलुलर जेल में काला पानी की सजा दे दी गई। वहीं पर इनको सेलुलर जेल में भेज दिया गया 1910 में। 1910 में सेलुलर जेल अंडमान निकोबार किसको भेज दिया गया? बीडी सावरकर को। ये इनको भी यहाँ सजा हो गई। कई बार इन्होंने अपने सजा को कम करने के लिए या मुक्त होने के लिए प्रार्थना पत्र दिए, यानी माफ़ीनामा दिया। और 3 या 4 बार इनका जो क्षमा याचना थी वो निरस्त होती चली गई ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। और अंत में 1921 में इनको जो है रिहा कर दिया गया। यानी कई क्षमा याचना। ये क्षमा याचना क्यों दी गई? क्योंकि सेलुलर जेल का मतलब है आजीवन जेल में ही बंद रहना। तो यहाँ पर बीडी सावरकर ने कई नेताओं की सलाह से ऐसा कार्य किया कि यदि बाहर आ जाएंगे तो देश के लिए कुछ कार्य करेंगे, और अगर अंदर ही बंद जो है मृत्यु को प्राप्त हो गए तो उससे कुछ भी हासिल नहीं होने वाला है। तो कई क्षमा याचना के बाद 1921 में इनको रिहा किया गया। और फिर 3 वर्ष तक रत्नागिरी जेल में, रत्नागिरी महाराष्ट्र में है,
रत्नागिरी जेल में नजरबंद रहे। इनको रिहा कराने में 1920 में प्रयास किए गए थे बाल गंगाधर तिलक और सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। 1920 में ये जो क्षमा याचना दी गई थी ये 1920 में दी गई थी। 1920 में बाल गंगाधर तिलक उसमें जीवित थे, बाल गंगाधर तिलक और वल्लभ भाई पटेल, इनके सलाह से हुआ था कार्य। इनके प्रयासों से, बाल गंगाधर तिलक और सरदार वल्लभ भाई पटेल के प्रयासों से 1920 में जो प्रयास किए गए, इसके द्वारा 1921 में इनको रिहा किया गया और 3 वर्ष तक रत्नागिरी जेल में नज़रबंद रहे। और वहाँ पर रत्नागिरी जेल में जो है इन्होंने हिंदुत्व नाम की एक पुस्तक लिखी थी, हिंदुत्व पुस्तक। इसी जेल में क्वेश्चन पूछा जाता है हिंदुत्व पुस्तक की रचना कहाँ की थी, तो रत्नागिरी जेल में की थी वीडी सावरकर ने। और हिंदुत्व पुस्तक में इन्होंने जो है वो भारत को एक हिंदू राष्ट्र के रूप में बनाने की बात की है। और ये जो है हिंदू धर्म की तरफ समर्पित लोग थे। आप चाहे बाल गंगाधर तिलक को ले, वीडी सावरकर को ले, या जो प्राथमिक चरण है, इस पे जब हम कमियों पे बात करेंगे, जब प्राथमिक चरण की कमजोरियां क्या थी महाराष्ट्र के क्षेत्र में, तो जितने भी क्रांतिकारी दल यहाँ पर बन रहे थे या लोग शामिल हो रहे थे वो हिंदू धर्म से बहुत प्रभावित थे। वेद पुराण, जो हिंदू धर्म के धर्मशास्त्र है, वहाँ से वो जो है शिक्षा ले रहे थे, गणेश महोत्सव जैसी चीज़ें। तो वो ब्रिटिश के बहुत बड़े विरोधी थे और हिंदू धर्म के प्राचीन संस्कृति से प्रेरणा ले रहे थे। इसीलिए जो ये प्राथमिक चरण है, जो प्राथमिक चरण है आंदोलन का, इसका क्रांतिकारी का, वो थोड़ा कमज़ोर रहा क्योंकि इसमें सभी वर्गों को नहीं जोड़ सके। मुस्लिम विरोधी नहीं थे ये, लेकिन मुस्लिमों को जोड़ने में जो है ये असफल रहे अपने साथ। बहुत से मुस्लिम लोगों को नहीं जोड़ पाए क्योंकि इनके ज़्यादातर जो कार्य हैं वो हिंदू धर्म से रिलेटेड रहते थे। इस वजह से आप कुछ साहित्य भी देखेंगे, जैसे आनंद मठ आप देखेंगे, आनंद मठ आप देखेंगे, भवानी मंदिर, तो इन सब में जो है कल्पना की गई है एक मंदिर की, एक मठ की, जिसमें कोई साधु सन्यासी रहते हैं और वो अपना एक गुप्त समिति बनाते हैं, लोगों को भर्ती करते हैं, सेना खड़ी कर देते हैं और किस प्रकार से वो जो है दुश्मन को परास्त करते हैं। ऐसी संकल्पनाएं की गई हैं पुस्तकों में, तो ज़्यादातर वो उसी तरफ झुकाव दिखाई पड़ता है। वो सब आगे हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर क्या हुआ, इनके प्रयास से यहाँ से ये छूट गए। जब ये गिरफ्तार किए गए थे लंदन में, उस समय की एक घटना है। प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि वो कौन व्यक्ति था जो ब्रिटिश पकड़ से बचने के लिए समुद्र में छलांग लगा दिया था फ्रांस की एक जो है बंदरगाह के निकट। जब लंदन से वीडी सावरकर को गिरफ्तार करके लाया जा रहा था तो फ्रांस के निकट एक बंदरगाह से होकर के शिप गुजर रहा था। उस जहाज़ का नाम था, 1910 की जहाज़ का नाम था मोरिया। मोरिया नामक जहाज़ से जो है वीडी सावरकर को लंदन में गिरफ्तार किया गया था ना, यहाँ से लंदन में गिरफ्तार करके मोरिया जहाज़, ये जहाज़ का नाम है, मोरिया जहाज़ में लाया जा रहा था इनको। फ्रांस के निकट से जहाज़ गुजर रहा था और बंदरगाह था मार्सेले। क्या बंदरगाह था? एक मार्सेले बंदरगाह। मार्सेले बंदरगाह के निकट से जब जहाज गुजरा, थोड़ी दूर पर ही था, तो वीडी सावरकर जहाज से छलांग लगा दिए और भाग करके तट पे पहुंच गए वहां पे। और वहां पे फ्रांस की टेरिटरी है। अब अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत अगर किसी भी अपराधी भी आपका अगर है, उसे गिरफ्तार करना है तो दूसरे देश की बाउंड्री से आप उसे गिरफ्तार करेंगे तो अंतर्राष्ट्रीय मामला बन जाता है। तो वहाँ पर जा कर के इनको फ्रांसीसी एक सिपाही था, उसने पकड़ लिया। फिर फ्रांसीसियों में और ब्रिटेन में ये कंपटीशन छिड़ गया कि इसको कौन गिरफ्तार किया है, इस व्यक्ति को किसने गिरफ्तार किया है। तो फ्रांसीसियों ने कहा हमने इसको अपने पोर्ट से गिरफ्तार किया इस व्यक्ति को, तो आपको हम कैसे हैंड ओवर कर दें। तो अंतर्राष्ट्रीय मामला बन गया। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में पहुंच गए, हेग में, जो इंटरनेशनल था वहाँ पर जाके फैसला हुआ। फिर जा कर के ब्रिटेन को जो है हैंड ओवर किया गया इनको। फिर इनको वहाँ से भारत लाए और यहाँ पर इनको मुकदमा चला करके आजीवन कारावास की सज़ा दी गई। वीडी सावरकर को 2 बार आजीवन कारावास की सज़ा दी गई। पूछा जाता है कि किस व्यक्ति को 2 बार आजीवन कारावास की सज़ा दी गई थी। अब थोड़ा सा इतनी कहानी को कंसाइज कर लें।
ये हमने इंडिया का मैप आपके सामने बनाया। ये महाराष्ट्र है, दक्कन क्षेत्र का। सबसे पहले पूना में हमने आपसे चर्चा की। पूना में व्यायाम मंडल बना। व्यायाम मंडल के सदस्य चापेकर बंधुओं ने एक राजनीतिक हत्या, जिसको महाराष्ट्र की प्रथम राजनीतिक हत्या कहा जाता है, रैंड और आयर्स की हत्या कर दी। उस केस में बाल गंगाधर तिलक भी 18 महीने के लिए जेल गए। उसके बाद में नासिक में बीडी सावरकर और सावरकर बंधुओं ने मिलकर के अभिनव भारत की स्थापना कर दी। जो पहले क्या था, यही अभिनव भारत पहले मित्र मेला था, मित्र मेला नाम से संगठन था। उसी का नाम 1904 में अभिनव भारत कर दिया गया था। तो मित्र मेला और अभिनव भारत ये भी एक क्रांतिकारी गुप्त संस्था थी। और इनके सदस्य जो थे बीडी सावरकर, गणेश सावरकर, ये सभी लोग थे। बीडी सावरकर कानून की पढ़ाई करने के लिए लंदन गए। लंदन में वो कहाँ रुके जा करके, लंदन में 1905 में श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा स्थापित किया गया था इंडिया हाउस। इंडिया हाउस यानी इंडियन होम रूल लीग की स्थापना की थी और इंडिया हाउस का संचालन करते थे। वहाँ पे बीडी सावरकर की मुलाकात जो है मदन लाल ढींगरा से हुई। मदन लाल ढींगरा, लाला हरदयाल, लाला हरदयाल का नाम आप याद रखिएगा। लाला हरदयाल ने बाद में अमेरिका में जाकर के गदर पार्टी की स्थापना की थी। जब हम विदेशों में कौन कौन से क्रांतिकारी आंदोलन हुए भारत के समर्थन में, उन पर बात करेंगे तो हम गदर पार्टी की भी बात करेंगे। तो गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी, लाला हरदयाल ने अमेरिका में की थी। तो लाला हरदयाल भी वही इंडिया हाउस में इनसे मिले, मदन लाल ढींगरा मिले, श्यामजी कृष्ण वर्मा मिले और अजीत सिंह मिले। अजीत सिंह पंजाब से संबंधित हैं और वो भगत सिंह को हम पढ़ेंगे, भगत सिंह के चाचा हैं वो। तो इन सब लोगों से मुलाकात हुई। बीडी सावरकर वहाँ से गुप्त रूप से कुछ हथियार, पिस्तौल वगैरह भारत भेजे और उन्हीं पिस्तौल का इस्तेमाल करके मिस्टर जैक्सन की हत्या कर दी गई। मिस्टर जैक्सन कौन थे, मिस्टर जैक्सन एक जज थे। इस हत्याकांड को नासिक षड्यंत्र कहा गया क्योंकि इसकी जो है घटना नासिक में की गई। जैक्सन की हत्या क्यों कर दी गई, क्योंकि जैक्सन जो है बीडी सावरकर के भाई थे, गणेश सावरकर। उनको सजा देने के लिए उन पे केस चला रहे थे, उनकी अदालत में ही केस चल रहा था, क्योंकि वो जो है बहुत क्रांतिकारी कविताएं और लेख जो है पत्रिकाओं में प्रकाशित कर रहे थे, इसीलिए उनके ऊपर केस था। तो इसका बदला लेने के लिए लक्ष्मी अनंत कन्हेरे या अनंत लक्ष्मण कन्हेरे भी कहा जाता है, लक्ष्मी या लक्ष्मण, तो इन्होंने जा करके मिस्टर जैक्सन की हत्या कर दी। और पिस्तौल कौन सी यूज की गई, जो बीडी सावरकर के द्वारा भेजी जाती थी। तो इसमें 3 लोगों को फांसी हुई, 30 से अधिक लोगों पर केस चलाया गया। लक्ष्मी अनंत कन्हेरे, गोपाल जी कृष्ण कर्वे, विनायक नारायण देशपांडे, 3 लोगों पर केस चला के फांसी दी गई। कई लोगों को आजीवन कारावास दिया गया, जैसे बीडी सावरकर को आजीवन कारावास दिया गया। बीडी सावरकर को कहां से गिरफ्तार किया गया, इनको लंदन से गिरफ्तार किया गया। जब इनको गिरफ्तार करके ला रहे थे तो ये समुद्र में कूद गए। कहां पर, फ्रांस की जो है सीमा के निकट से जहाज जब बंदरगाह पे जा रहा था तो कूद करके फ्रांस की सीमा में पहुंच गए। अब वो फ्रांस की सीमा में पहुंच गए तो अब उनको गिरफ्तार करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मामला बन गया कि किसकी सीमा क्षेत्र से आप किसी को कैसे गिरफ्तार कर सकते हो। तो फिर इसका फैसला जो है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में हुआ जा करके, जो हेग में स्थित है। और फिर इनको जो है ब्रिटेन को सौंपा गया फ्रांस के द्वारा, और फिर जाकर के इंडिया में इनको जो है सेलुलर जेल भेज दिया गया, आजीवन कारावास अंडमान निकोबार में। और फिर कई जो है प्रार्थना पत्र दे करके इन्होंने सजा अपनी समाप्त करने की बात की। और फिर अंत में 1920 में बाल गंगाधर तिलक और वल्लभ भाई पटेल के प्रयासों से 1921 में, बाल गंगाधर तिलक की तब तक मृत्यु हो गई थी, 1921 में 3 वर्ष तक रत्नागिरी जेल में इनको नज़रबंद करके उसके बाद छोड़ दिया गया। और जब रत्नागिरी जेल में थे 3 वर्ष के लिए, वहाँ से 21 में आ गए अंडमान से, 3 वर्ष रत्नागिरी में रहे। तब इन्होंने हिंदुत्व नामक एक पुस्तक की रचना की थी, जिसमें इन्होंने भारत में हिंदू राष्ट्र की स्थापना की बात की थी। इसके बाद में ये अभिनव भारत जो है वो चलता रहा, बीडी सावरकर इसका संचालन करते रहे। और अभिनव भारत 1952 में, आज़ादी के बाद में 1952 में इसको भंग किया गया था। बीडी सावरकर की बहुत सारी चीज़ें आप पढ़ेंगे, बीडी सावरकर के विषय में अगर कभी टाइम लगेगा तो अलग से क्लास करेंगे पूरे जीवन पे। बीडी सावरकर को महात्मा गांधी के हत्या के सिलसिले में भी गिरफ्तार किया गया था, इनको भी उनमें दोषियों में रखा गया था, लेकिन कोई भी सबूत नहीं था और ये निर्दोष पाए गए, इसीलिए इनको छोड़ दिया गया था। जब
प्रथम चरण की बात करेंगे। प्रथम चरण में अभी हमको बंगाल को भी पढ़ना है। बंगाल का पूरा देखने के बाद में महाराष्ट्र का तो हमने पढ़ लिया यहाँ तक। इसके बाद हम बात करेंगे कि प्रथम चरण में क्या क्या कमियां थीं। तो मिलते हैं एक और बेहतर क्लास में जब हम बंगाल में हुए क्रांतिकारी आंदोलन, अभी प्रथम चरण पे ही बात करेंगे बंगाल के क्षेत्र में। तो मिलते हैं एक और बेहतर क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।